गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बहनों, डियर आंटी के एक और नई स्टोरी में आप सबका स्वागत है। जगह जगह से चुन चुन के स्टेट से कई औरतों के मुंह से उनकी कहानियां अपने शब्दों में मैं आपके लिए एक कहानीकार की तरह लेकर के आती हूं। ना तो ये कहानियाँ कोई फिल्मी है, ना ही किसी टीवी से उठाई गई हैं। मेरी कहानियों की एक लंबी ज़िंदगी में से कुछ ऐसे किस्से उठाए हुए होते हैं जो किस्से किसी एक औरत की ज़िंदगी में या तो बदलाव लेकर के आते हैं या बिल्कुल उसके सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरीके से बदल देते हैं। ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसे ऐसे किस्से उनके जीवन के बीच में से, या ये कह लीजिए कि उनके अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसे ऐसे घटित कारनामे जिन्होंने उन्हें या तो सोचने पे मजबूर कर दिया या बिल्कुल सारे बंधनों से तोड़ दिया या बुरी तरीके से डिप्रेशन में डाल दिया या डिप्रेशन से निकाल दिया। आज ऐसी ही एक आपका वेट कर रही है। आज ये कहानी मैं आप तक लेकर के आऊं या आप इस कहानी तक पहुंचे हैं वो मैं नहीं जानती, पर कहानी सुनाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास भी अगर कोई किस्से हैं तो मुझे मैसेज के द्वारा अपने किस्से मुझ तक पहुंचाइए। और मेरी कहानियों को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ये उन आंटियों की कहानियां हैं जो बहुत छोटी सी उम्र से लेकर के एक लंबे समय तक बीच में से समाज के बीच में रहते हुए भी गायब हो जाती हैं। पर उनके उस चार दीवारी में कितने बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस होते हैं, कितने बड़े बड़े त्याग होते हैं, वो इन कहानियों में मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। हमारे परिवारों में एक चीज़ तो बहुत कॉमन है, हमें पसंद हो चाहे ना हो। चाचा, ताऊ, पापा के 4-5 भाई, कुछ बुआएं और उनके बच्चे, और उन सब को मिला करके जब हम लोगों की कज़न टुगेदर होती है तो हम कम से कम 11-12 बहनें निकल आती हैं। उन 11-12 बहनों में से एक ऐसी होती है जिसका पहनावा अलग होता है, जिसका हाव भाव अलग होता है, जिसकी सोच अलग होती है, शक्ल सूरत कद काठी अलग होती है। हमारी थर्ड जनरेशन की भाई बहनों से पहले चलने वाली हमारी जो जनरेशन माँओं की होती है, चाचियों की होती है, ताइयों की होती है, ये घर की एक बहुएं होती हैं और बहुओं में बर्तन खड़कना आम बात होती है। उसमें से कुछ ग्रुप बन जाते हैं, कुछ अकेले रह जाते हैं। जो अकेले रह जाते हैं या घर की बाकी बहुओं द्वारा एक बहू को अलग कर दिया जाता है, उसके बच्चों को भी उसी तरीके से अलग ट्रीट किया जाता है। फिर एक घर परिवार में एक नफ़रत का माहौल, तेरे बच्चे ऐसे, तेरा बच्चा ऐसा, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, वो सब कोसते ही रहते हैं उनको। ऐसे ही दिरानी जेठानियों ने एक परिवार को अपने में से अलग कर दिया। अलग करने का मतलब ये नहीं था कि उनसे कोई बात नहीं करता था। अलग करने का मतलब अब ये हो गया था कि वो सबकी हिट लिस्ट में आ गए थे। बुराइयां तो सबसे पहले उनके परिवार की, किसी भी तरीके की तानाकसी तो उनके परिवार की, बच्चों का कुछ भी किया सबसे पहले उन्हीं के ऊपर ही आता था। ऐसे ही तनाकसी के परिवार में से निकली मंझले बेटे की 3 बच्चों में से एक आंटी, जिसकी कहानी मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ। उन आंटी की कहानी गंगा उल्टी बहने जैसी ही थी, हवा उल्टी बहने जैसी ही थी। जहाँ घर की 11-12 बहनें सलवार कमीज़ पहना करती थी, वो अलग थी जो जीन्स टॉप में घूमती थी। जिस घर में बेटियों के संस्कार का तबला बजता था, वो उसी घर में अपने स्कूल के लड़कों के साथ आराम से साइकिल में स्कूल जाया करती थी। उनके पापा भी उनके अकॉर्डिंग काफ़ी कोऑपरेटिव थे, पर वही बड़े बुजुर्ग पहले बीवी पतियों को चुमटी काटेंगी, फिर वो पति आकर के इनके पापा को चुमटी काटते थे। एक और अपनी इस कहानी में चीज़ जोड़ना चाहती हूँ। 12 बहनों में से ये अकेली आंटी ऐसी थी जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक थी, जो फेल होती थी, पर पढ़ाई का दिमाग से कोई लेना देना नहीं है। आंटी दिमाग से बहुत टैलेंटेड थी। बचपन में तो ऐसा लगता था जैसे कि वक्त भी आंटी और उनके परिवार के पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ था। आंटी बहुत बिंदास थी, मस्त रहने वालों में से थी। इतने ताने सुन चुकी थी वो अपने परिवार की तरफ से कि उन्होंने रिप्लाई करना बंद कर दिया था। वो अपने फेल होने पे भी वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती थी, क्योंकि उनके पापा को कहीं ना कहीं विश्वास था कि उनकी बेटी अच्छा कर लेगी। तो चलो अब इन आंटी की ज़िंदगी में ताका झाकी करने की कोशिश करते हैं, झांकते हैं और ये पता लगाते हैं कि जब 15 साल बाद आंटी शादी के बाद अपने ही मायके में अपने लोगों के बीच में आई, तब उन्होंने ऐसा क्या देखा और उनकी ज़िंदगी में एकदम से क्या बदलाव आ गया।
जिस तरीके से घर परिवार की बाकी बहुओं ने अपने टाइम पे इन आंटी की मम्मी को उनके अच्छे स्वभाव के कारण अलग थलग कर दिया था, क्योंकि उनके साथ बैठ करके वो बिचिंग नहीं करती थी, शायद वही संस्कार कहीं ना कहीं इन आंटी के ऊपर भी आए थे। आंटी पढ़ाई में भले ही कमज़ोर थी, घर के तानों से, घर वालों के तानों से इतना परेशान हो चुकी थी कि उनके स्वभाव में एक अजीब सा अड़लपन था। वो बहुत ज़ोर से बोलती थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी, मजाक मस्ती में रहती थी। एक छोटे बच्चे की मानसिकता, शायद वो अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करती थी या लोगों को ये जताने की कोशिश करती थी कि मैं ऐसे ही हूँ लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ। सारे परिवार के लोग और बच्चे, जब रिज़ल्ट आता था ना, तो सब उसका मजाक उड़ाने पहुँच जाते थे। घर के लोग शुरू हो जाते थे उनके पापा को ताने दे। पापा को दिए जाने वाले ताने उनको बहुत ज़्यादा खलते थे, बिल्कुल खलते थे। पर आंटी उस वक्त बिल्कुल बहुत ज़्यादा असमर्थ महसूस करती थी, क्योंकि उनको नहीं समझ में आती थी पढ़ाई। कोई बात नहीं, पर उनके घर वालों ने कभी उनके ऊपर गिव अप नहीं किया। रिश्तेदारों ने ऐसी तैसी ज़रूर करी। रिजल्ट तक तो था ही आंटी के कपड़ों पे ताने मारना, उनके संस्कारों पे ताने मारना, उनके खुले आम लोगों से बिंदास बात करने के ऊपर ताने मारना, और अपनी अपनी बेटियों के ऐसे एग्जाम्पल्स देना कि देखो सलवार कमीज़ हमारी बच्चियां पहनती हैं, ऐसे रहती हैं, शर्म से रहती है, एक तुम्हारी लड़की है जो घर की इज्जत डुबाएगी। और आंटी का वो स्वभाव शायद अड़ियल हो चुका था। वो हंसी हंसी में सबकी बातें ले लेती थी, पर अंदर से वो घुटती तो ज़रूर थी, चुभती भी ज़रूर थी उनको वो बातें। पर आंटी के अंदर भोलापन उनकी माँ की तरह इतना था कि घर परिवार की कोई भी बहन के खिलाफ वो कभी भी गलत नहीं सुनती थी। उनकी बहनें बहनें भी उनका फ़ायदा उठाने के लिए उनसे दोस्ती या बातें करती थी। दो बोल अपनी सारी बहनों से प्यार से सुनने के बाद आंटी इतना पिघल जाती थी कि उनका कहा हर चीज़ मानती भी थी। अपने ही घर परिवार के चाचियों से, बहनों से उनका मानसिक शोषण इस तरीके से हो रहा था कि आंटी को पता नहीं चल रहा था, लेकिन उनकी माँ उनको अक्सर मना किया करती थी। घर में होने वाले छोटे मोटे सफ़ेदी करनी है, घर बदलना है, दिवाली के लिए कपड़े सुखाने हैं, या स्टोर में से गंदे सारे सर्दियों के बैग निकालने हैं, धूप लगानी है, कुछ काम करवाना है। बाकी तो सब पढ़ने लिखने में तेज़ हैं, बाकियों के पास तो टाइम नहीं है, लेकिन वो दूर फालतू बैठी हुई है। पर उन लोगों के साथ कुछ समय अच्छा टाइम बिताने के लिए और ये उनको दिखाने के लिए कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, आंटी भागी भागी वहाँ चली जाया करती थी। बहुत प्यार प्रेम के साथ उनके घर में रहा करती थी। शाम को उस घर के चाचा या ताऊ जब घर वापस आते थे ना, तो उस लड़की को छोटे मोटे ताने मार करके दुखी कर देते थे। कभी तो पढ़ ले, कभी तो पास हो जा, हाथ धो के तो आ, ऐसा कुछ ऐसा कर ले, कुछ वैसा कर ले, उसको ताने मार दिए करते थे। आंटी अपनी दबी सी हंसी में सबके ताने अपना समझ करके ले लिया करती थी। काम के लिए तो उस बेचारी को घर से, स्कूल से छुट्टी करवा के बुला लिया जाता था, लेकिन उसी के परिवार में अगर कोई एनिवर्सरी मना रहा है, किसी का बर्थडे बना रहा है, या छोटी मोटी चीज़ें भी बना रहा है, तो चाचा ताऊ दूसरे परिवार की बेटियों को बुला लिया करते थे, पर इस बेचारी को न्योता नहीं देते थे। इसी चक्कर में आंटी की माँ अक्सर उनसे दूर रहने के लिए कहा करती थी, क्योंकि वो बेटी का दिल दुखाते थे और इसका दिल दुखता था जो माँ देखती थी। काम के लिए दूर से इसको बुला लिया जाता था, पर जब घर में कोई फंक्शन होता था तो तुम लोग दूर रहते हो ये बोल करके नहीं बुलाया जाता था। खुद ही खुद को कोसना, भगवान को कोसना, कमरे में अकेले बंद होकर के रोना कि सब मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता। एक छोटी सी मासूम सी लड़की के दिमाग में ये बात उसके ही अपने चाचा ताऊ और उनकी 11-12 बहनों ने डाल दी थी। मामला अब यहाँ से आगे निकल गया था। अब सब टीनेज हो चुकी थी, सबकी सब बड़ी हो चुकी थी। अब हालात ये हो गए थे कि आंटी तो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को साइड में रख करके कोर्स करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो अपने हाथ के काम और टैलेंट में बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वहीं उनकी बहनें अब कॉलेज की तरफ रुख कर लिया था। आंटी को तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता चल गई थी कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, तो कॉलेज जाने का मेरा कोई मतलब नहीं बनता। जैसे आंटी को बचपन में ताने मारे जाते थे ना कि इसका पूरा ध्यान फैशन और मेकअप में रहता है, आंटी ने उसी को प्रोफेशन बना लिया। अपनी 12वीं कंप्लीट करते करते आंटी ने अच्छे से पार्लर में कोर्स करना शुरू कर दिया और उसी में ही पूरी तरीके से अपनी जान झोंक दी। वहीं उनकी बहनों ने अपनी पढ़ाई के दम पे कॉलेजेस में एडमिशन ले वहीं उनकी प्यारी बहनों ने कॉलेज में एडमिशन्स ले लिए
थे। वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, ज़रूरी नहीं है जो ज़िंदगी में दबता आ रहा है वो आगे भी दबता ही रहेगा। चलिए, यहाँ उनकी बहनों के एक अलग ही किस्से शुरू हो चुके थे। अब कॉलेज इसमें जा रही हैं, अब वहाँ के एक अलग ही रंग ढंग होने लगे थे। तो वहाँ पे इन सीधी सादी सलवार कमीज़ पहनने वाली लड़कियाँ अब वहाँ जाके धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी, और वही घर में सबसे बिगड़ी हुई लड़की धीरे धीरे खुद को संवारने लगी थी। आंटी को पार्लर का कोर्स करते देख अभी भी उनके रिश्तेदारों ने उन्हें छोड़ा नहीं था, क्योंकि उनकी नज़र में उनकी बेटियां तो सलवार कमीज़ पहन करके कॉपी किताब लेकर के कॉलेज पढ़ने जा रही थी, और वही आंटी अपना एक मेकअप किट लेकर के पार्लर की तरफ जाती थी। आंटी अपने काम से बहुत खुश थी, और उनके माता पिता ने भी कहीं ना कहीं अपनी बेटी की खुशी में समझौता किया हुआ था। पर आंटी को कहीं ना कहीं यही लगता था कि जो पढ़ने लिखने वाली लड़कियां हैं जो सलवार कमीज़ पहनती हैं शायद वो आपसे बेटर होती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। आंटी की बहनों ने अब आंटी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जो लड़कियां कॉलेज में सलवार कमीज़ पहन के जाती थी, अब वो कॉलेज जाने से पहले अपनी इसी बहन के पार्लर में जा करके जीन्स टॉप चेंज करके और उसके बाद मेकअप करके अपने बॉयफ्रेंडों के साथ घूमने जाने लगी थी। अपनी बहनों की खुशियों में शामिल हो करके आंटी को ऐसा लगता था जैसे कि वो एक बहुत बड़े सपोर्ट का वो एक हिस्सा बन रही है अपनी बहनों की खुशियों के लिए। पर बहनें नागिन थी भैया, नागिन। छोटे बड़े घर के हर एक फंक्शन में, फेयरवेल में, नॉर्मल भी आईब्रो थ्रेडिंग वैक्सिंग के लिए फ्री में आंटी से काम करवाया जाता था। पर वो अपनी बहनों की खुशी के लिए सब कुछ करती थी। आपका अच्छाई, आपका लेखा जोखा वो सब ऊपर वाला सब देखता है, कहीं नहीं मिटता, समय लगता है, लेकिन आपको आपके कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। बड़े ताऊ और छोटे चाचा की दो बेटियां आंटी की हम उम्र थी, जिनके साथ उनकी सबसे ज़्यादा बनती थी। ऐसा ही हुआ था कि वो लड़कियां ज़्यादातर अपने बॉयफ्रेंडों से जब भी मिलने जाती थी तो वो आंटी के पार्लर से होकर के ही जाती थी। पर उन्होंने आंटी को एक दिन इतनी बुरी तरीके से फंसा दिया कि पूरा परिवार आंटी पे थू-थू करने लगा। अपने बॉयफ्रेंडों के साथ ओवरनाइट रोमांस के लिए और पार्टी के लिए जाने के लिए उनको कोई बकरा फंसाना था। अब आंटी के पास पार्लर भी थी, सुविधा भी थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अपनी बहनों का हर चीज़ में साथ देती थी, समझाती भी थी। अपनी बहनों को उनके बॉयफ्रेंड के साथ ओवरनाइट पार्टी में ठहराने के लिए आंटी ने बहुत बड़ा रिस्क उठा लिया। उन्होंने अपने चाचा और चाची और ताऊ ताई को ये बोल दिया कि रात में किसी जगह पार्लर में काम के लिए जाना है और मैं अकेले नहीं जाना चाहती, इसलिए मुझे ये दोनों साथ में चाहिए। एक रात की बात है, दोनों चाची और ताई मान गए। पूरे घर वालों से और अपने मम्मी पापा से झूठ बोल करके आंटी ने वो रात पार्लर में ही गुजारी, ताकि लोगों को लगे कि वो ब्राइडल के लिए बाहर गई हैं, और वहीं पूरी रात बहनें अपने बॉयफ्रेंडों के साथ होटलों में थीं या पार्टी में थीं। सुबह तक आंटी को उनके वापस आने का वेट करना था। वो वापस आए भी, पर कुछ चीज़ें छुपती नहीं हैं। कुछ टाइम के बाद किसी रीज़न से ये बात खुल गई थी कि लड़कियों ने रात कहीं और बिताई थी। अब ये बात जब आई तो दोनों चाचा और ताऊ ने मिल करके फैमिली मीटिंग बुला ली। उस फैमिली मीटिंग में दोनों लड़कियां भी आई थी। दोनों की साठगांठ के हिसाब से उन्होंने पूरा का पूरा इल्ज़ाम आंटी के ऊपर डाल दिया और कहा ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। दोनों बहनों ने घर के बड़ों से डर करके अपनी इमेज को साझा करने के लिए पूरा इल्ज़ाम अपनी बहन पे डाल दिया, क्योंकि उस रात उसके अपने मम्मी पापा को नहीं पता था कि वो अपने ही पार्लर में बंद करके सो रही है। इन सब चीज़ों में एक चीज़ बड़ी ही दुखदाई थी कि उस पूरे परिवार में आंटी और उसके पापा चुपचाप खड़े थे। आंटी भी जानती थी कि वो गलत नहीं है और अंकल भी जानते थे कि उनकी बेटी गलत नहीं है, लेकिन जब पूरा परिवार उठ करके आप पे इल्ज़ामों के बौछार कर दे, और जो दो गलत लड़कियां जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को छुपाने के लिए उस बेचारी लड़की पे सारा इल्ज़ाम डाल दिया, माँ रो रो के बुरा हाल था। पूरा परिवार उन पे बुरी तरीके से इल्ज़ाम लगा करके वहाँ से चला गया। जाते जाते ताऊ जी ने एक बड़ी स्ट्रिक्ट सी हिदायत दी और कहा कि तेरी बेटी पूरे घर का माहौल ख़राब कर रही है, इसकी शादी कर दे। वैसे भी इसको पढ़ लिख करके अब और कुछ नहीं करना, इसने जितना करना था इसने कर लिया। घर वालों के तानों से परेशान होकर के और अपने पिताजी बार बार झुकती गर्दन को देख करके अब आंटी थक चुकी थी। उन्होंने फैसला कर लिया और 22 साल की उम्र में ही उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। अपने पापा से ना उन्होंने कोई चीज़ क्लियर करी, ना माँ से कोई चीज़ क्लियर करी, और अपनी शादी का प्रस्ताव रख दिया खुद ही।
अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों की तकलीफ़ को देखते हुए आंटी ने अब शादी का फ़ैसला ले लिया था। मन ही मन आंटी टूट चुकी थी और उन्होंने इन सब के कर्मों को वक्त और भगवान पे छोड़ दिया था। आंटी का शादी को लेकर के सिर्फ एक ही प्रस्ताव था कि जो लड़का है वो मेरे एरिया के आसपास का नहीं होना चाहिए। मेरा घर इतनी दूर हो कि कोई सोच के भी ना आ सके। मेरा ससुराल या तो बहुत ही दूर किसी दूसरे स्टेट में हो या फिर दूसरी कंट्री में ही हो। और भगवान की दुआ से आंटी का कहा सच हो गया और उनको ऐसा ही रिश्ता मिला जो बहुत ही दूर स्टेट में नॉर्थ और साउथ के फ़र्क पे मिला। वो पूरा परिवार पूरी ज़िंदगी आंटी का दिल तो तोड़ता ही रहा, पर शादी के वक्त भी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। घर के सिर्फ दो ही लोग, चाचा और ताऊ, ना उनकी पत्नियां, ना उनके परिवार की कोई लड़की, कोई ऐसी भी नहीं जिनका साथ आंटी ने बहुत दिया था। यहाँ तक कि पैसों की भी इतनी मदद उन लड़कियों की थी कि वो सोच भी नहीं सकते, पर कोई नहीं आया आंटी की शादी में। बड़े ही भावुक और भारी मन से आंटी ने शादी की और मन ही मन ये फैसला किया और अपनी माँ को भी बोला कि अब मैं यहाँ नहीं आऊँगी। माँ ने भी इस बात को रजामंदी दी कि बेटा तू जहाँ रह खुश रह, हमारी चिंता मत करना। पर अब उस घर का क्या हाल होने वाला था, जिस घर की एक ऐसी लड़की जिसको हर तरफ से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए रखा था, अपनी परेशानियों को निकालने के लिए रखा था, इल्ज़ाम लगाने के लिए रखा था, अब वो उस घर से शादी करके जा चुकी थी। अब सारे के सारे कंजरों का दिमाग एक दूसरे को नोचने के लिए था। अब सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए तो कैसे लगाए, ये भी चालाक और वो भी चालाक। एक सीधी सादी थी जो जा चुकी थी, अब किस्से और कहानियाँ और लड़ाइयाँ अलग ही मोड़ पे आ गई थी। ऐसा नहीं था कि शादी के बाद रिश्तेदार शांत हो गए हों। उसके बाद उनके तेवर और उनका गुस्सा डबल आसमान पे पड़ चुका था। 3 साल तक आंटी की माँ के अकॉर्डिंग उन लोगों ने 3-4 साल तक पूरे परिवार में ये बदनामी कर दी थी कि उनकी बेटी हमारी बेटियों को मोहरा बना करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। रिश्तेदारों ने, बहनों ने मिल कर के ही उनकी जल्दी शादी का मजाक बना दिया और ये कह के जल्दी शादी हो रही है क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, उसका चरित्र अच्छा नहीं था, पढ़ने में भी तो अच्छी नहीं थी। हर जगह आंटी को बदनाम कर दिया। आंटी अपनी नई गृहस्थी में शुरू हो चुकी थी अपने काम को लेकर के। घर से बहुत दूर दूसरे शहर में शादी करा करके आंटी अंकल भी बहुत खुश थे। अब वो अपनी बेटी को जब भी फ़ोन करते थे तो वहाँ की बातों से उसको दूर ही रखा करते थे, सिर्फ हालचाल पूछते थे और यही बताते थे कि सब ठीक है। आंटी को कई सालों तक उस घर में क्या चल रहा है नहीं पता चला। कुछ सालों तक तो परिवार वाले भी अपने ही बनाए हुए जाल में लड़की को फंसाकर और एक छोटे घर में कम कमाई करने वाले लड़के से शादी हो गई सोच करके फूले ही जा रहे थे। पर आंटी के हस्बैंड ने उन्हें इतना सपोर्ट करा कि एक छोटे से किराए के कमरे में ब्यूटी पार्लर शुरू करके उन्होंने 4-5 साल इतनी मेहनत के साथ काम किया कि उन्होंने एक बड़ा पार्लर खोल लिया वहाँ पर। कुछ ही सालों में आंटी की काया पलट हो चुकी थी। ना मायके वालों को आंटी का पता था, ना आंटी को मायके वालों का पता था। बीच में उनके माँ बाप ब्रिज का काम कर रहे थे। किसी को आंटी के माँ बाप ने खबर तक नहीं होने दी कि उनकी बेटी इतनी सक्सेसफुल हो रही है कि कहीं उसकी नज़र ना लग जाए, किसी की नज़र ना लग जाए। 15 साल क्या हुआ था इन 15 सालों में? 15 साल बाद जब आंटी की वापसी हुई ये जान करके कि उनकी दादी की तबीयत ख़राब है, 15 साल बाद आंटी ने ससुराल से मायके की तरफ रुख करा और पहली बार शादी के 15 साल बाद वो जब अपने मायके आई तो उन्होंने ऐसा क्या देखा, क्या हुआ था उनके साथ ऐसा जिन्होंने उसकी सोच 15 साल बाद पहली बार जब माँ बाप ने अपनी बेटी को देखा तो एक शांति और एक बड़े ही सुकून का एहसास था, क्योंकि वही बेटी जिसकी शादी बहुत जल्दबाजी में एक साधारण से आदमी से करवा दी थी, उसे उसकी किस्मत पे छोड़ दिया था, उस लड़की ने अपनी किस्मत ऐसे पलट ली थी कि वो फ्लाइट से घर आई थी। उस एयरपोर्ट के चार्जेस और आंटी के कपड़े, पर्स और उनके हाव भाव बहुत रईस थे। अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा तोहफा खरीदने की औकात बन गई थी अब उन आंटी की। बीमार दादी को देखने से ज़्यादा पूरे परिवार के ऊपर ये चीज़ उमड़ रही थी कि उनको अपनी बहन को देखना था। सबके दिल में यही चल रहा था कि उसकी हालत बद से बदतर होगी, पर उसको देख करके सबके मुंह खुले के खुले ही रह गए।
सबसे बड़ी बात ये थी कि शादी के 15 साल बाद जो उन चाचा चाचियों ने उम्मीद की थी, आंटी का स्वभाव आज भी वैसा ही था। उन लोगों ने भले ही कितना ही बुरा उनके लिए सोचा था, पर नियति और प्रभु ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। वो जैसे ही चंचल और खुश मिजाज थी, वो शादी के 15 साल बाद भी वैसी ही थी, सुंदर और हो गई थी और अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर ली थी। वो उस दिन भी उस हालातों में जीन्स टॉप पहन करके और एक सुंदर बन के आई थी, जैसे वो पहले रहा करती थी। रिश्तेदारों से ज़्यादा तो आंटी का मुंह खुला रह गया। 15 साल बाद उन सब की ऐसी हालत देख करके आंटी कंफ्यूज हो गई, बहुत ज़्यादा शौक रह गई। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी भर उन्हें यही समझाया और दिखाया गया कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, जो पढ़ती हैं, जो ऐसा करती हैं, जिनके घर वाले बहुत सक्षम होते हैं, आपसे ज़्यादा उनके पास पैसा और लग्जरी होता है, उनके बच्चे किसी बड़ी जगह पे ही बैठे होंगे। आंटी यही सोच करके 15 साल बाद वापस आई थी। पर जब उन्होंने उनके घरों की हालत देखी तो जिन दो बहनों ने आंटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, उसमें से बड़ी वाली ताऊ की लड़की किसी दूसरे जाति के लड़के के साथ भाग गई और उस लड़के ने उसे कुछ सालों में छोड़ दिया। छोटी चाची की लड़की का भी डिवोर्स चल रहा था, क्योंकि उसकी बदतमीज़ियों के कारण उसके पति का कहीं और अफेयर चल रहा था। ना वो डिवोर्स हो पा रहा था, ना ही किसी और तरीके की चीज़ हो पा रही थी, क्योंकि उसने एक मोटी एलिमनी अपने पति के लिए मांगी थी और 4 साल से केस लटका हुआ। पढ़ी लिखी और डिग्री वाली लड़कियां अभी किसी फैक्ट्री में लग करके काम कर रही थी, फिर भी घर वालों को शर्म नहीं थी, फिर भी अपनी बेटियों को किसी फैक्ट्री का मैनेजर बता करके सामने रखा हुआ था। बेटी के भागने की खबर सुन करके बड़े वाले ताऊ जी को हार्ट अटैक आ गया था, जिनके कारण उनका जो जमा जमाया धंधा था उसमें बहुत लॉस हो गया। इतना लॉस हो गया कि बड़ा बेटा और बहू उन्हें छोड़ करके चले गए। वहीं जब उन्होंने अपने चाचा चाची को देखा तो उन दोनों को गठियाबाद की बीमारी ने घेर लिया था, जिसके कारण उनका घर बिक गया और उनकी नौकरी तक चली गई, क्योंकि अब वो ठीक से चल फिर भी नहीं पाते थे। गठियाबाद बीमारी में आपके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। ये वही चाचा चाची थे जिन्होंने अपनी बेटी की इज़्ज़त बचाने के लिए, उसको झूठ को रखने के लिए, इन आंटी की इज़्ज़त को घर घर जा कर के समाज में, रिश्तेदारों में कई सालों तक उछाला, यहाँ तक कि शादी के बाद भी। 15 साल बाद मेरे आने के बाद जब हालात इतने बदल चुके थे, तो फिर एक फैमिली मीटिंग हुई। हम सब वहाँ बैठे थे, पर माहौल पूरी तरीके से बदला हुआ था। मेरे चुप रहने का, मेरे सब्र में रहने का भगवान ने इतना बड़ा फल मुझे दिया। मैं दिल से कभी नहीं चाहती थी, आंटी का ये कहना था, उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, पर हाँ, जो हुआ 15 साल बाद, जो उन्होंने देखा, उस विज़िट ने आंटी की पूरी ज़िंदगी और सोच बदल दी। वही घर का सोफ़ा था, वही लोग थे, पर हालात बदले थे, बाजी पलटी हुई थी। वही लोग आज मेरी तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे, जिन्होंने मेरी इज़्ज़त को मेरे पापा के सामने उछाल के रख दिया था। भले ही दादी की बीमारी के लिए सब लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरे लाए हुए गिफ्ट, मेरी लाई हुई शर्ट और अच्छी साड़ी पहन करके उनके साथ उसी सोफ़े में बैठे बहुत अलग और सुंदर दिख रहे थे। दोनों बहनें मुझसे बच बच करके कभी किचन में जा रही थी, कभी बाहर जा रही थी, कभी टॉयलेट में जा रही हैं, कभी बालकनी में जा रही हैं। बस मुझसे नज़रें छुपाने की कोशिश की जा रही थी। पढ़ी लिखी थी, जिनके कारण पूरी ज़िंदगी मैं अनपढ़ रह गई, इसका ताना मुझे सुनना पड़ा। पर आज उनके हालात ऐसे थे कि उनकी हरकतों से उनके अपने ही ससुराल वालों ने उनको लात मारी हुई थी। माहौल बहुत अलग था। बहुत सब्र था मेरे अंदर और बहुत सब्र था मेरे पापा मम्मी के अंदर। आज देखो, भगवान ने अपने आप ही वो सब चीज़ें सबको दिखा दी। शाम को वापसी का टाइम हो गया था। मुझे बच्चों के पास शाम तक वापस लौटना था। मम्मी पापा मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे। एयरपोर्ट में अकेले बैठ करके मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि आज वक्त ने मुझे क्या दिखा दिया। मैं कभी भगवान को मैंने कोसा नहीं, और भगवान ने मुझे किस जगह से उठाया, कितनी बदनामी से उठाया। मुझे मेरा सब्र खोने नहीं दिया और मुझे मेरा हौसला बांध के रखा, और आज मैं कहाँ से कहाँ हूँ।
उस पूरे परिवार की शक्लें मेरे आंखों के सामने चलती जा रही थी। एयरपोर्ट के वेटिंग लॉन्च से घर तक पहुंचने तक उस परिवार के एक एक सदस्य का चेहरा और उनकी करनी मेरे आंखों के सामने आती जा रही थी और मैं सबको अपने दिमाग से निकालती जा रही थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस ऊपर वाले का कि जिसने मुझ पे विश्वास रखा और मैंने उस पर। तो किसी की 40 साल की उम्र में से निकाले गए ये एक छोटे से किस्से का एक छोटा सा नमूना आपके सामने था। एक दिन अपने मायके जाने पर आंटी की पूरी ज़िंदगी और पूरी सोच बदल दी, पूरी सोच बदल दी। उसके बाद से उनकी ज़िंदगी एक अलग अलग ही मोड़ पे थी, एक अलग ही स्वभाव पे थी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो देखिए ज़रूर, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ये आपकी और मेरी कहानी ही है।